बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल स्टेट यानी प्रॉपर्टी की सेल और परचेज के ऊपर टैक्स एफबीआर के लिए हमेशा से बहुत आसान टारगेट रहा है। जो लोग पाकिस्तान में कारोबार या जॉब करते हैं वो तो इस टैक्स को अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेते हैं। प्रॉब्लम उन पाकिस्तानीज के लिए आती है जो मुल्क से बाहर काम करते हैं और अपनी हार्ड अर्न मनी जब पाकिस्तान में भेजते हैं और अपनी फैमिली के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बाद में उसको बेचते हैं तो वो टैक्स उनके लिए एक एडिशनल कॉस्ट होती है। कुछ साल पहले तक ये वाला टैक्स बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एग्जाम्प्ट होता था। फिर इसको एट पार विद रेस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज लाया गया। जब नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट आया तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात बढ़ी। इस बजट में जब लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट आया और रेट्स को लेट फाइलर और नॉन फाइलर के लिए डबल और ट्रिपल कर दिया गया तो इन मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। वेरी रिसेंटली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसमें अंदर कुछ प्रोसीजरल चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई हैं इसको फैसिलिटेट करने के लिए। याद रखिए ये टैक्स मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ। आज हम डिटेल से देखेंगे कि ये चेंजेस क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और इनके अंदर मजीद थोड़ी सी क्या अमेंडमेंट की जा सकती हैं जिससे ये परफेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। उसके बाद हम आईआरएस पोर्टल में जाके देखेंगे कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अब किस तरह से अपना टैक्स जो है वो लो रेट का इंट्रोड्यूस कर वर्कआउट करेंगे। जरा कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल होता क्या है। रेजिडेंट इंडिविजुअल वो होता है जो पाकिस्तान में फिजिकली 183 डेज और मोर इन आर टैक्स ईयर प्रेजेंट हो। उसके अलावा गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नॉन रेजिडेंट होता है या कोई भी पाकिस्तानी सिटीज़न जो कि किसी और मुल्क में 182 डेज या उससे ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है तो वो उस टैक्स ईयर में पाकिस्तान का टैक्स लॉ के मुताबिक रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। ये एक ईयरली कॉन्सेप्ट है। जो इस पे क्वालिफाई नहीं करता वो नॉन रेजिडेंट है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ पे अराइज हो रहा है। लॉ ये कहता है कि अंडर सेक्शन 114 अगर आप ये वाली प्रॉपर्टीज़ रियल स्टेट होल्ड करते हैं तो आपको टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। वेयर एज सेक्शन 115 ये कहता है कि अगर एक नॉन रेजिडेंट पर्सन ये वाली प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है तो उसको सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है और उसकी कोई पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है तो उसको टैक्स रिटर्न जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। इशू कहाँ पे आ रहा है? इशू यहाँ पे आ रहा है कि जो पर्सन पाकिस्तान का रेजिडेंट है और वो टैक्स रिटर्न जमा करवा रहा है या नॉन रेजिडेंट है और वो टैक्स रिटर्न टाइमली जमा करवा रहा है तो वो फाइलर है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे एग्जिस्ट करता है। वो 236C में टैक्स पे करेगा। 50 मिलियन लेस 50 से 100 मिलियन और 100 मिलियन के ब्रैकेट में 50 मिलियन में 3% फाइलर के लिए रेट है, लेट फाइलर का 6% है और नॉन फाइलर का रेट 10% है। इसी तरह से बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी के टाइम पे स्लैब्स यही रहे। एक स्लैब की अगर हम बात कर लें तो फाइलर के लिए रेट 3% है, लेट फाइलर के लिए 6% है और नॉन फाइलर के लिए रेट 12% है जो कि बहुत ज़्यादा है। अब देखना यह है कि एक ऐसा नॉन रेजिडेंट पर्सन जिसकी पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न थी उसने तो पाकिस्तान में टैक्स फाइलिंग जमा करवा ली। अब आपका जो एक नॉन रेजिडेंट है जिसकी पाकिस्तान में कोई टैक्स बल इनकम ही नहीं है तो वो क्या करेगा? उसके लिए क्वेश्चन आता था हैविंग नो पाकिस्तान सोर्स इनकम। नो पाकिस्तान सोर्स इनकम के ऊपर जो बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि वो पर्सन फाइलर कैसे बनेगा। यहाँ पे फिर लोग क्या करते थे कि उसकी पिछले साल की टैक्स रिटर्न जमा करवा के उसको फाइलर करते थे। लॉ ने उसके अंदर ये इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है कि थोरेटिकली ऑलरेडी सेकंड शेड्यूल में दिया गया था कि जो नॉन फाइलर और लेट फाइलर के केस में सेक्शन 100BA एंड रूल 1 ऑफ 10th शेड्यूल के तहत नॉन फाइलर के और लेट फाइलर के जो रेट हैं वो डबल और ट्रिपल हो जाते थे। तो उन्होंने लॉ में ये एग्जेम्पशन दी हुई थी कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं और वो पीओसी होल्ड करते हैं या नाइकॉप होल्ड करते हैं तो उनके ऊपर 236C और 236K की यानी सेल और परचेज के टाइम पे ये वाला जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल नहीं होगी इवन इफ दे आर नॉट अपीयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। लेकिन लॉ में कोई प्रोसीजर मौजूद नहीं था कि ये हो कैसे। जब भी हम उनके पास जाते थे वो कहते थे जी हमें तो आप PSID निकाल के दें, हम वो PSID जमा करवाएंगे। इसी तरह से एक और प्रोविजन भी मौजूद थी जिसमें वो बात करता है कि फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट है जिसका और जिसका नॉन रेजिडेंट
रुपी वैल्यू अकाउंट है उसके ऊपर भी ये वाली डबल और ट्रिपल की प्रोविजन नहीं लगती थी। इस वक्त जो लॉ ने रिसेंटली चेंज किया है उसमें एक तो लॉ ने क्लियर किया है कि इसको आप क्लियर रखें कि ये वाली जो एग्जाम्पशन है वह पहले मौजूद थी। अब हम इसका एक प्रोसीजर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। लॉ ये कहता है कि आप आईआरएस फोल्डर में जो भी नॉन रेजिडेंट है वो सबसे पहले अपना पीओसी या नाइकॉप अपलोड करेगा। अब इसके अंदर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप आईआरएस के ऊपर रजिस्टर हों कम्प्लीटली और फिर ये काम करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि एफबीआर के अंदर आप बग़ैर रजिस्टर हुए भी विदाउट रजिस्ट्रेशन भी ये काम आप कर लें। ये हम आगे जाके आईआरएस के पोर्टल के ऊपर देखते हैं। अभी प्रोसीजर पूरा कर लें। जब वो नाइकॉप डालेगा, अपनी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल डालेगा, वैल्यू डालेगा, टैक्स वर्कआउट होके एक प्रोविजनल पीएसआईडी जनरेट हो जाएगा। अमाउंट वो उसको बता देगा और वो अमाउंट उसको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के रेट के साथ लगाएगा, यानी एडिशनल टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर। ये वाला जो है ये चीफ कमिश्नर को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। चीफ कमिश्नर जो रेलेवेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है उसके पास भेजेगा। जो रेलेवेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है वो नॉन रेजिडेंट के स्टेटस को कंफर्म करेगा और अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड है तो वो उसको ये वाला जो लो रेट है एटीएल वाला रेट अलाउ कर देगा और उसको एसएमएस या ईमेल के ज़रिए अप्रूव कर दिया जाएगा कि वो एग्जाम्पशन अवेल कर सकता है। जो इशू हमें नज़र आ रहा है पर्सनली वो है कि 1 बिज़नेस डे के अंदर ये हो जाए। इट इज़ वेरी लेस लाइकली। डिपार्टमेंट के अंदर अपने एक सिस्टम मौजूद है, लेकिन बहरहाल हमारी ओपिनियन इसके अंदर डिफरेंट है। वो ये है कि आप प्रोसेसिंग टाइम को भले 1 वीक तक एक्सटेंड कर लें। मैं ये नहीं कह रहा नॉट नेसेसरीली कोई बनाए, आप 1 से 7 डेज़ कर दें, 5 डेज़ कर दें, 3 डेज़ कर दें, लेकिन प्रोसीजर ये कर दें कि अगर वो स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करता तो ये वाला जो सीपीआर है वो ऑटोमेटिकली फाइनल सीपीआर बन जाएगा। अब हम आईआरएस के अंदर जाके देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको अपलोड करना है और वो एटीएल का चालान हमने किस तरह से वर्कआउट करना है। अच्छा जी, हम आईआरएस के होम पेज के ऊपर हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। हम यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं जिसको ई एनरोलमेंट न्यू रजिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आपको टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। आपने यहाँ पे अपना ईमेल, मोबाइल डालना है, सीएनआईसी या नाइकॉप या पीओसी डाल के आप अपने आप को रजिस्टर करके उसके अंदर से भी वो ई पेमेंट जनरेट कर सकते हैं। जो मैं नए फीचर के तहत, जो कि ये वाला और ये वाला फीचर यहाँ पे दिया गया है, इसके तहत जाके जनरेट करूँगा। आपने स्ट्रेट अवे करना ये है कि पोर्टल पे आएँ, यहाँ से आप डायरेक्ट ई पेमेंट पे यहाँ पे आ जाएँ। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। हमने वर्कआउट करना है टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सबसे पहले वो आपसे प्रोविंस पूछता है, फिर आपसे वो डिस्ट्रिक्ट पूछता है, फिर आपसे वो रजिस्ट्रेशन ट्रांजैक्शन अथॉरिटी पूछता है, एलडीए, केडीए या कोई और अथॉरिटी। उसके बाद फिर वो आपका टैक्स ऑफिस डिटरमिन कर लेगा, आपसे एनटीएन पूछेगा, एनटीएन से आपका नेम आइडेंटिफाई करवा लेगा। यहाँ पे आपने उसको सेक्शन बताना है कि आप 236C यानी आप सेल प्रॉपर्टी कर रहे हैं या परचेज ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आपने ये वाला टैक्स पे करना है। सबसे पहले वो सेलर के पर्टिकुलर्स पूछ रहा है कि आप रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, क्या आपके पास नाइकॉप है या पीओसी है। जब आप नाइकॉप या पीओसी देते हैं फिर वो आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर आइडेंटिफाई करवा लेगा। आपको ये कैप्चा एंटर करना है, अपना नेम देना है और आपने जो प्रॉपर्टी सेल करनी है उसके अंदर आपने अपना परसेंटेज ऑफ शेयर देना है, यानी आप 50% होल्ड करते हैं या 100%। आप अपना प्रिंसिपल ऑफिसर भी यहाँ पे डिटरमिन कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो आपने, या आप एज ए बायर अपनी रजिस्ट्रेशन और अपना चालान जनरेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप बताएंगे आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। हम बात कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट की, तो आप नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अपनी रजिस्ट्रेशन टाइप नाइकॉप या पीओसी यहाँ पे मेंशन करेंगे, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे, नेम वो पिक कर लेगा। शेयर प्रॉपर्टी का आपने बताना है और आपने साथ उनको ये भी बताना है कि आप ओनर हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर हैं या आप अटॉर्नी हैं। फिर इसके साथ आप अटैचमेंट भी लगा सकते हैं। आप अपने नाइकॉप की
अभी अटैचमेंट लगा दें पीओसी, और प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर दें इसके साथ, क्योंकि उसने आपको ये डिटरमिन करना है कि आप नॉन रेजिडेंट हैं, फिर उसने प्रॉपर्टी देखनी है। तो बेहतर ये है कि आप इसके साथ अपना पासपोर्ट भी लगा दें, नाइकॉप भी लगा दें, और अगर आप कोई बाहर जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो प्रेफरेबली उसका भी कोई डॉक्यूमेंट लगा दें, ताकि डिपार्टमेंट ऑनलाइन ही आपकी चीज़ों को देख के तो आपको वो नॉन रेजिडेंट कंफर्म कर दे, बजाय इससे कि वो आपसे बाद में क्वेश्चन करे और फिर आपको प्रोसेस में डिले हो। पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी देनी है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है, प्लॉट है, फ्लैट है, लैंड है, बिल्डिंग है, साइज़ है, कवर्ड एरिया है, प्लॉट का नंबर है, स्ट्रीट एड्रेस है, एट्सेट्रा, फिर डिस्ट्रिक्ट, और ये वही सारी कुछ आ गई। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी देनी है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में आपने प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू, आपने शेयर जहाँ वहाँ पे आपने डिटरमिन किया था वो आपका बता देगा कि 50% है। मसलन आपकी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वो अगर आपने वहाँ पे 50% दिया हुआ है तो वो आपका टोटल शेयर यहाँ पे 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ रुपया कर देगा। विद होल्डिंग टैक्स का रेट और अमाउंट डिटरमिन हो जाएगी, और टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स बीइंग पेड प्रोविजनल बेसिस के ऊपर ये आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का रेट लगा के देगा, और वो पीएसआईडी जनरेट कर देगा। इसके साथ अगर आप और भी अटैचमेंट्स लगाना चाहते हैं तो वो अटैचमेंट लगा के भी आप डिपार्टमेंट को यहाँ से स्ट्रेट अवे सबमिट कर देंगे। अच्छा, ये वाला अभी जो प्रोसेस है पर्टिकुलरली फ्रॉम नॉन रेजिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर हम बात करें कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स और पर्टिकुलर्स, ये कुछ चीज़ें डिपार्टमेंट अभी ग्रेजुअली इंप्रूव करेगा अभी डेफिनेटली। और फिर मेरा ख्याल ये है कि ये सबमिट करने के बाद एक ईमेल और यहाँ पे कोई काउंटडाउन भी आना चाहिए, ताकि नॉन रेजिडेंट जो प्रॉपर्टी बेच या सेल कर रहा है वो उसको ट्रैक भी कर सके, जो उसके ईमेल या एसएमएस के ऊपर को ट्रैकिंग आईडी आप यहाँ पे सबमिट करेंगे, ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट के गिवन टाइम के अंदर होपफुली एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, या आपको उन्होंने कोई फर्दर डॉक्यूमेंट मांगने हो तो वो आप ईमेल कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन टैक्स, कॉर्पोरेट एंड एडवाइजरी इशूज़।